ये बच्चों, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीज समझते हैं हम। उसको समझने के लिए हम स्टैंडर्ड से चंद डेफिनेशंस देखते हैं। स्टैंडर्ड हमारा ये आ गया, इसके अंदर डेफिनेशंस हैं IFRS 16। और सबसे पहले हम लीज देखते हैं, लीज की डेफिनेशन क्या है। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर होता क्या है, एक राइट ऑफ यूज दिया जाता है एक एसेट का, जिसको हम अंडरलाइंग एसेट भी बोल देते हैं, जो रिलेटेड एसेट होता है उसका राइट ऑफ यूज दिया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ अरसे के लिए। अच्छा, क्या आप ये मुफ्ती में देना है? नहीं, इसके अगेंस्ट जो है कुछ कंसिडरेशन ली जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के दरमियान में, जिसके अंदर एक पार्टी राइट प्रोवाइड करती है और दूसरी पार्टी वो राइट टू यूज़ दैट एसेट रिसीव करती है, और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कंसिडरेशन, कोई ना कोई रेंट वगैरह पे किया जाता है। अच्छा, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर दो पार्टीज हुई, तो दो पार्टीज कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। पहली पार्टी लेसी, दूसरी पार्टी लेसर। लेसी क्या है? लेसी वो है जो राइट हासिल करती है, किसी एक टाइम में कंसिडरेशन पे करती है। और लेसर क्या है? ये प्रोवाइडर है राइट ऑफ यूज एसेट करने का। दो बातें हो गई। अब इससे अगली चीज हम देखते हैं, जो लीज है, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया दो बंदों के दरमियान में, एक के पास राइट ऑफ यूज आएगा, दूसरा राइट ऑफ यूज प्रोवाइड करेगा। यहां पर अब दो किस्म की लीजेस आती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग लीज और दूसरी होती है फाइनेंस लीज। तो हम फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज को भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसकी भी हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या है, ट्रांसफर सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवार्ड नहीं होता। एसेट का रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं होता। और अगली बात, फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज है, ट्रांसफर हो जाता है तमाम रिस्क एंड रिवार्ड्स, अप्रोक्सीमेटली तमाम रिस्क एंड रिवार्ड एसेट का ट्रांसफर हो जाता है ऑनरशिप से रिलेटेड जो होता है। तो ये फर्क है, मेजर फर्क फाइनेंस लीज का और ऑपरेटिंग लीज का। अब हम पहले फाइनेंस लीज को थोड़ा सा समझते हैं, जिसके अंदर रिस्क एंड रिवार्ड शिफ्ट हो रहा है। अब दो पार्टीज हमने समझ ली, एक जिसको कोई एसेट चाहिए लेकिन उसके पास, बेचारे के पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। ये क्या करता है, ये राब्ता करता है लेसर के साथ कि मुझे क्या कर दो तुम, एसेट दे दो। लेसर के पास अवेलेबल फंड्स हैं। ये लेसर आप कह सकते हैं बैंक है या लीजिंग कंपनी है। इसके पास अच्छे खासे फंड्स अवेलेबल होते हैं। ये क्या करता है, ये एसेट खरीद लेता है और अपनी किताबों में लिख भी लेता है। मैं आसानी के लिए आपके साथ एंट्री भी डिस्कस कर देता हूँ। ये एसेट डेबिट कर देता है और कैश क्रेडिट कर देता है। फिर ये ट्रांसफर कर देता है एसेट लेसी को।
अब रिस्क एंड रिवार्ड जब शिफ्ट हो जाता है तो फिर लेसर का कोई हक नहीं है कि वो इसे अपनी किताबों में लिखे, लिहाजा ये अपनी किताबों में से जो एसेट खरीदा है उसे डिस्पोज ऑफ भी कर देता है और कहता है कि मैंने तुमसे पैसे लेने हैं। इसके पास पैसे तो है नहीं, फौरी तौर पर दे नहीं सकता, ये रिसीवेबल बुक करके अपना एसेट क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अब एसेट आ जाता है किसके पास, लस्सी के पास, और साथ इसके पास राइट ऑफ यूज भी आ जाता है, रिस्क एंड रिवार्ड भी आ जाता है। इसके पास चूंकि रिस्क एंड रिवार्ड आ जाता है, राइट ऑफ यूज आ जाता है, लिहाजा ये क्या करता है, अपनी किताबों में एसेट को रिकॉर्ड भी कर लेता है जो कि स्टैंडर्ड ने कहा है। तो ये फिर एक हिसाब से एंट्री पास कर लेता है, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट। अब पैसे तो पे किया नहीं, लिहाजा ये एक पेएबल बुक कर लेता है। डिटेल में जर्नल एंट्रीज डेफिनेटली हमने डिस्कस इंशाल्लाह करनी है। अभी एक जनरल एंट्री बिल्कुल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पेबल का नाम क्या है, रिसीवेबल का नाम क्या है, कैसे कैसे होगा, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर क्या होता है, जब ये एसेट रिसीव कर लेता है, अब यूज़ करना शुरू कर देता है, तो इसने उसके अगेंस्ट रेंट या फिर उसकी प्रिंसिपल अमाउंट वो पे करनी होती है। तो ये पे करता है रेंट और ये वो वाला रेंट रिसीव कर लेता है लेसर।